अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो, बट नहीं अनदर डे हुआ तो साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान के जो दूसरा टेस्ट मैच था उसमें 5वें दिन तक कहानी जो है वो कहीं नहीं गई, बिकॉज हमने बहुत मुश्किल से करके जो है वो 615 रन बनाए और उसके ऊपर कुछ रन जोड़े जो कि साउथ अफ्रीका ने यूं करके ख़त्म कर दिए। मैच अवेयरनेस, गेम अवेयरनेस, बहुत सारे इशूज सामने आए, उस हवाले से बात करेंगे। साथ ही साथ साइमा अयूब के हवाले से तो हमने डिटेल में डिस्कशन ज़रूर किए, मगर अब यूके पहुंचने के बाद अजहर महमूद के साथ क्या होना है, कल डॉक्टर से मुलाकात है, क्या फर्दर ऑन होगा, उसके हवाले से बात करेंगे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, जैसे आपने साइम का जिक्र किया, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए इस वक्त जो सबसे बड़ा धचका पाकिस्तान को लगा अपनी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के हवाले से, तो वो साइम अयूब का इंजर्ड होना है। साथ ही साथ अगर हम इंडिया को देखते हैं तो वहाँ पर जसप्रीत बुमराह के बारे में ये इत्तलात हैं। तो ये दो कोई मवाजना तो नहीं है, लेकिन दोनों ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो अपनी अपनी टीम के हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। और अगर पाकिस्तान को साइम अयूब की खिदमत हासिल नहीं होती हैं और इंडिया को जसप्रीत बुमराह की खिदमत हासिल नहीं होती, तो दो अहम खिलाड़ियों से दोनों बेहतरीन टीमें चैंपियंस ट्रॉफी में महरूम रह जाएंगी। बिल्कुल। और चैंपियंस ट्रॉफी का जो टीम्स का फर्स्ट प्लान है, उस फर्स्ट प्लान से मूव ऑन करके जो है प्लान बी पे जाना पड़ेगा। सो इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नन अदर देन, मुझे लगता है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, डॉक्टर नुमान नियाज हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच सवेरा एंड इमरान, ऑलवेज अ प्लेजर। बहुत शुक्रिया। सो डॉक्टर, सबसे पहले साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान, जिस तरह की परफॉर्मेंस रही, कुछ लोग कह रहे हैं वाह 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 साउथ अफ्रीका टॉप टीम है, उसके साथ हमने चैलेंज तो किया और ये तो हुआ, मतलब फॉलो ऑन लगने के बाद भी और उसके बाद चैलेंज की कोई बात कर रहा है, तो पता नहीं कौन से डिलूजनल वर्ल्ड में है। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट डॉक्टर? देखिए जी, सबसे पहले तो ऑब्वियसली टेस्ट मैचेस में हमने देखा कि अदर दिन जब हमने इंग्लैंड के अगेंस्ट रावलपिंडी में वो पिच जिस किस्म की बनाई थी और मुल्तान में, और जो हमें टेलर मेड थी हमारे स्पिनर्स के लिए, अदरवाइज इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन वी हैव लॉस्ट अबाउट 7 टेस्ट मैचेस आउट ऑफ द 13 होम पे। और जो सबसे वर्स्ट चीज़ है वो ये है कि ये साउथ अफ्रीका की जो टेस्ट टीम है, येस दे हैव क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल, जो कि मुझे बड़े इबाम है जिसपे कि जो परसेंटेज वाला इन्होंने तरीका रखा हुआ है। दे लॉस्ट टू न्यूजीलैंड आई थिंक 2-0, और उसके बाद ये वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान से जीत के विदाउट प्लेइंग इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, एंड दे हैव क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स। लेकिन वीकेस्ट टीम थी पिछले 10 साल में। अगर आप उनकी बैटिंग देखें, हाँ उनकी बॉलिंग में आप कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ कगीसो रबादा और केशव महराज दे लुक गुड। तो मेरे ख्याल में हमने एक अपॉर्चुनिटी ज़ाया कि जो सुपर स्पोर्ट्स पार्क में हमने टेस्ट मैच, अगेन जो भी आपने जिक्र किया क्रिकेट अवेयरनेस का, कप्तानी बहुत ही पेडेस्ट्रियन रही, बहुत ही मीडियोकर कप्तानी। 8 टेस्ट मैच शान मसूद 10 में से हार चुके हैं एज कैप्टन। और टू बी ऑनेस्ट आई विल बी स्लाइटली ब्लंट, उन्होंने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है। जो आखिरी उनकी रिवाइवल हुआ, री इनकारनेशन हुई, जो उन्होंने 145 किया है और 9 इनिंग्स में मेरा 30 भी नहीं टापा हुआ था, तो उस पर चले। बैटिंग में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, बहुत अच्छा खेले। लेकिन ये जो टेस्ट मैच है, आपने जो बॉलिंग खिलाई अपनी, क्या ये टेस्ट मैच की बॉलिंग थी? और क्योंकि साउथ अफ्रीका को सुपर स्पोर्ट्स पार्क में मोहम्मद अब्बास का आइडिया हो गया था कि ग्रीन पिच पे वो तो भाई कर सकते हैं, उनकी अपनी बैटिंग वल्नरेबल है साउथ अफ्रीका की, तो उन्होंने ये जिसको हम अपने स्लैंग में कहते हैं पाटा विकेट, बिल्कुल ही प्लासिड विकेट बना दिया। 650 जिसने आपने कंसीड किया, आपने स्पिनर नहीं खिलाया, इसका मतलब आपने पिच भी रीड ठीक नहीं की। और उन्होंने केशव महराज को खिलाया, वो इंजरी से वापस आ रहे थे, जिसका तस्करा मैं आपको बाद में करूंगा। मैं सॉरी, यहीं पे थोड़ी सी कथा कलामी की माफी, पिच रीड नहीं की। आप बहुत पाकिस्तान क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड रहे हैं, किसको आती है हमारे यहाँ पिच रीड करना? कौन, कोई चंद नाम आप मेंशन करेंगे जो पिच बहुत अच्छे तरीके से रीड कर लेते हैं? हाँ, जिनको आती है वो इस वक्त उनका क्रिकेट जो कोई खास ताल्लुक नहीं है। एक बासित अली बहुत आला पिच रीड करता था, जावेद मियांदाद आइकॉनिक पिच रीडर थे, सलीम मलिक एंड राशिद लतीफ़, ये सारे बाहर हैं, इनका कोई ताल्लुक नहीं है इस वक्त मेन स्ट्रीम क्रिकेट से, बट ये थे। बाकी आपने बड़ी अच्छी बात की सवेरा। डॉक्टर साहब, ये बाहर क्यों है? ये चारों नाम आपने लिए हैं। पिच रीडिंग मतलब एक ऐसी जगह जहां पर खेल होना है, भले 100 ओवर का है, भले 40 ओवर का है, भले 5 दिन का है, उससे हटके आप खेल ही नहीं सकते ना। सरफेस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे अहम चीज़ जो है वो सरफेस है। और अगर आप सरफेस की उस बुनियादी चीज़ों से ही नावाकिफ़ हैं
तो ना तो आप T20 के बारे में बेहतर फैसला कर पाएंगे, ना आप 50 ओवर्स के बारे में, ना आप 5 दिन की क्रिकेट के बारे में। तो ये लोग जिनके आपने नाम लिए हैं क्यों बाहर हैं? ये इसलिए बाहर हैं जी क्योंकि ये हमारी जो आजकल की मैनेजमेंट्स हैं और जो हमारी क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी है ये उसका हिस्सा बन नहीं सकते, क्योंकि ये बात करते हैं सीधी, और ये बात करते हैं थोड़ा इनसिक्योर करते हैं, जो कि हमारा एक मेडियोक्रिटी का कल्चर है, तो ये इनमें आ नहीं सकते। तो दैट इज़ द अनफॉर्चुनेट पार्ट कि आपने देखा होगा, चले मैं और ब्लंट हो जाता हूँ अगर आप तैयार हैं तो, मतलब जिनके पास होटल मैनेजमेंट की डिप्लोमा हो, अगर वो इंटरनेशनल क्रिकेट को रन करेंगे, और जो आपके लॉयर्स हों वो अगर आपके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स होंगे, तो आई थिंक दैट यू क्लियरली अंडरस्टैंड कि कैसा हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं और कौन क्रिकेट चला रहा है। और यही वजह है कि अभी जो आप बहुत लोग बात करते रहते हैं कि मॉडर्न क्रिकेट, मॉडर्न क्रिकेट, यार मॉडर्न क्रिकेट का सबसे पहला असूल ये है कि अब जो कट फॉर द रोल और स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल लोग हैं वो उन डिपार्टमेंट्स को रन करें, और फिर ये जो आपके नए मैकेनिकल टूल्स आ गए हैं उनके साथ इंटीग्रेट करें। तो ये इसी वजह से है ना कि आप जिनका काम नहीं है वो क्रिकेट चला रहे हैं, और जिनका काम है क्रिकेट चलाना वो बाहर बैठे हैं। हाँ, तो राइट मैन फॉर द राइट जॉब तो कभी भी नहीं होता Yeah. पाकिस्तान क्रिकेट में, हम हमेशा यही बात करते हैं। बट कमिंग बैक टू द गेम अवेयरनेस, और जिस तरह हम इस मैच की बात कर रहे थे डॉक, ऐसा क्या हुआ कल अचानक से खेलते खेलते टी के बाद सलमान अली आगा, रिजवान को अचानक से कुछ उनको लगा कि अब तेज खेलते हैं हम, जबकि अभी वो रिक्वायरमेंट नहीं थी तेज खेलने की। एटलीस्ट कोई 100-150 लगा देते बोर्ड पे, उसके बाद कहते चलो जी अब तेज खेलते हैं। क्या हुआ चाय पीने के बाद अचानक से, ये चाय के बाद जो जोश आया, व्हाई वाज दैट रिक्वायर्ड? नहीं सवेरा, इसको थोड़ा सा आप उसका देखो, एक तो 615 रन जब बोर्ड पे लग जाएं तो वो जितना मर्जी सीधा विकेट था वो आपका हो गया, एक आपका रन्स का प्रेशर होता है। यस। फिर अनफॉर्चुनेटली पहली इनिंग्स में भी मैं कहूँगा कि बाबर आजम गो के उन्होंने 50 किया, और सेकेंडली अगर आप देखें मोहम्मद रिजवान, उन लोगों की जो मेथड ऑफ डिसमिसल थे, जिस तरह वो शॉट खेल के आउट हुए, दैट डिड नॉट सिंक विद देयर एक्सपीरियंस एंड रिक्वायरमेंट जो कि उधर आपको चाहिए थी। एक तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था। सेकेंडली अगर आप देखें साइम अयूब का ना होना, और आपके पास जो है आपको एक मेकशिफ्ट ओपनर बाबर के साथ जाना पड़ा टेस्ट मैचेस में, और ये 145 से पहले शान मसूद का, यू विल बी शॉक टू नो कि 73 टेस्ट इनिंग्स में 66 इनिंग्स में वो विकेट के पीछे आउट हुए हैं, एलपीडब्ल्यू बोल्ड, या वो विकेट के पीछे आउट हुए हैं। जिसमें उनकी टेक्निकल फ्लॉज हैं हाई बाउंसी पिचेस में, जो कहते हैं कि आप ये हॉरिजॉन्टल बॉल बहुत अच्छा खेलते हैं, शॉट बहुत अच्छा खेलते हैं। सो आप वेल इक्विप्ड थे नहीं। कमरान गुलाम बहुत ठीक है कि डेब्यू पे 100 किया, बड़े एक्सपीरियंस के साथ आया है, लेकिन अगेन हिज टेक्निक एंड मेथड इज नॉट सूटेड टू हाई बाउंसी विकेट्स। सो आपके बैट्समैन की वो कैलिबर और वो क्वालिटी आपको नज़र नहीं आई। बाबर, अब आपको पता ही है कि बहुत फ़र्क अभी भी लगे, 4 इनिंग में 350 किए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ नॉट एट हिज बेस्ट, जो हमें पता है कि जिस तरह वो कर सकते हैं। तो वो जो आप 194 पे आउट हुए, वो आपने कोई प्लानिंग नहीं की हुई थी, इम्पैक्चुअस खेले। आपको पहले फॉलो ऑन को देखना चाहिए था कि यार हम 300 सवा 300 तक लेके जाएंगे। सो आपकी कोई गेम अवेयरनेस नहीं थी, सेविनेस नहीं थी, और उनकी बॉलिंग, मैंने आपको कहा ना कि उनकी बॉलिंग वाज नॉट बैड। मार्को यानसन एंड कगिसो रबादा। अच्छा, यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ कि ब्लंडर हुआ है जो है आपके, वो ठीक है कि 7 सक्सेसिव टेस्ट मैच जीत चुके हैं तांबा बगूमा, लेकिन कप्तानी उनकी बहुत फारिग थी। मतलब ये कप्तानी कमाल थी इस टेस्ट मैच में दोनों तरफ से, दोनों तरफ से। और उनकी इतनी फारिग थी कि यार 56 ओवर आपने फास्ट बॉलर से करा दिए, 421 की लीड हो गई, आपने फॉलो ऑन क्यों देना है? यहाँ तो कोई वेदर फोरकास्ट होता ना कि बारिश वारिश होनी है, उसमें आपने देखा होगा कि उस इवनिंग में वो बिल्कुल रह गए थे। इवन रबाडा एक वाई थे, थोड़ा जोर लगाने की कोशिश कर रहे थे नए गेंद से। देन केशव महराज जो इंजरी से आए, आपने नोट किया सवेरा, ये शायद बहुत कम लोगों ने देखा हो कि वो बेसिकली इज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, 200 आउट होने वाले उनके। कि कल रिलीज स्पीड की जो एवरेज थी दैट वाज 76 किलोमीटर पर आवर, जो कि हैरान कौन है इस पिच पे जहाँ पे आपको जोर से मारना और तेज रिलीज करनी है। सो 18 प्लस होनी चाहिए थी। फिर उनकी जो बाउंस हो रहा था जो पढ़ के, दैट वाज अराउंड 56.54, जो कि 60 से ऊपर होना चाहिए था।
और जो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट पे लग रहा था तो वो 52 किलोमीटर पे रह रही थी। डॉक मेरा ख्याल से बबूमा ने जो है वो 615 के बाद ये सोचा कि हम एक ही दफा बैटिंग करते हैं, जरूरत क्या है फिर से बैटिंग करने की, क्योंकि पाकिस्तान की टीम ने कुछ ज्यादा इंप्रेस तो किया हुआ नहीं था पिछले टेस्ट मैच में। नहीं, लेकिन सवेरा और इमरान देखें, बड़ी सीधी सी बात है कि वो पुराने ज़माने में फॉलो ऑन होते थे। आपने देखा होगा कि अब शाहरुख नादिर ही कोई कप्तान फॉलो ऑन देता है। हाँ। और उसका रीज़न ये है कि अब जो आपका वर्कलोड है आपके बॉलर्स पे, जो 4 ओवरों की क्रिकेट और 10 ओवरों की क्रिकेट और फ्रेंचाइज और लीग क्रिकेट, अब ये उस तरह कोटनी वॉल्श या वसीम अकरम या वकार यूनुस और ये उस तरह के गटली एमरोज की तरह लंबे गेंद नहीं कर सकते। सो ये 3 सेशन में आपके पास तो वैसे ही पहले दिन भी 3 सेशन वाले बॉलर्स नहीं थे। चाहे वो खुरम शहजाद है, वो तीसरे सेशन तक पहुंचता ही नहीं है, आपने देखा होगा। एक अब्बास था। अच्छा डॉक्टर साहब, कथा कलामी की बात चाहूँगा, जैसे अब आपने दुनिया के अजीम फास्ट बॉलर्स के नाम लिए हैं कि ये वर्कलोड किया, लेकिन अगर आप नंबर ऑफ़ बॉल्स को देखते हैं जो पाकिस्तान के अजीम फास्ट बॉलर्स गुजरे हैं, जिसमें वसीम अकरम हैं, वक़ार यूनुस हैं, इमरान खान हैं, शुएब अख्तर हैं। मतलब शुएब अख्तर तो सबसे, क्योंकि वो हाई क्लास पेस के साथ हमेशा बहुत गेंदबाजी करते थे। अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके नंबर ऑफ़ बॉल्स को देखते हैं तो वो तो इन क्रिकेटर से तो बहुत बेहतर नज़र आते हैं कि जितने बॉल्स उन्होंने किए हैं। तो क्या वर्कलोड या ये फिर इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे हम आज अगर ये कहते हैं कि ये दलील है? नहीं, मैं डेफिनेटली वो अच्छे वक्तों के खाए हुए थे। नहीं, एक तो वो नेचुरली ट्रेंड थे, जिम ट्रेनिंग नहीं थी उनके पास। वो लोग वेस्ट इंडियन जो हैं वो अपना करते थे, जो अपनी ट्रेनिंग बेसिकली करते थे वो बेसिकली रनिंग पे करते थे, बीचेस पे करते थे। तो वो कस्टम थे, जैसा सवेरा ने कहा कि वो ट्रेंड और तरह थे। और वो क्रिकेटिंग ट्रेनिंग थी उनकी, क्रिकेट की बॉलिंग ट्रेनिंग होती थी बेसिकली, हाई ऑन एंड्योरेंस होते थे। ये जो आप जिम ट्रेनिंग्स आ गई, उसके बाद सरफेसेस जो है वो मुख्तलिफ सरफेसेस पे बहुत जल्दी ये अपने आप को खेल रहे होते हैं, ट्रांजिशनिंग हो रही होती है। तीसरा जो वर्स्ट चीज़ है वो ये है कि ये 4 ओवर के बॉलर बन चुके हैं, इनका माइंडसेट जो है वो T20 क्रिकेट तक महदूद रह गया, और लेंथ इनकी जो है दैट इज़ नॉट एज गुड एज, जो कि टेस्ट क्रिकेट की लेंथ बहुत फ़र्क होती है, बहुत आगे से आपको बॉलिंग करनी पड़ती है। नसीम शाह में किसी चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ उनकी लेंथ जो है वो आधा इंच आगे होनी है, एंड ही कैन बी अ डेवस्टेटिंग 5-डे क्रिकेट बॉलर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो T20 क्रिकेट को प्रेफर करते हैं और बहुत सारी स्विचिंग हो रही होती है, स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ, तो वो डेवलप नहीं हो पाए। फिर आपके पास कोई एक्सप्रेस फास्ट बॉलर नहीं था। टेस्ट मैच आप 140 के फास्ट बॉलर के बगैर नहीं खेल सकते आजकल के इंटरनेशनल क्रिकेट या कभी भी। सो आपने जिन बॉलर्स के नाम लिए वो सारे 140 प्लस थे, इंक्लूडिंग वसीम अकरम। वो तो बाद में आके उन्होंने पेस कम उनकी हो गई थी और वो एक सुपर नेचुरल थे। सो आपके पास तो अब्बास 120 बाइक्स पे कर रहा था, मुझे तो लग रहा था मीर हमजा बिल्कुल ही एक्सपोज हो गया, बॉलिंग ही नहीं हो रही थी ना शहजाद से। अच्छा, फिर आपने टीम सिलेक्शन कमाल की है। आमिर जमाल, मैं आप अल्लाह कहता हूँ, वो बॉलिंग फिट नहीं है। हैड ही भी बॉलिंग फिट वो 8 ओवर ना करता। आपने उसको बैटिंग डेप्थ के लिए डाल लिया, और उसके बाद आपने इस टेस्ट मैच में पहले इनिंग में उसको 12 ओवर करा दिए। उसकी लेंथ देखें आप, पीछे मार रहा था, वो उधर कर ही नहीं रहा था। जब हमने ऑस्ट्रेलिया में उसको देखा था कि बैक इंजरी के बाद हिज बॉलिंग हैज़ बीन अ सस्पेक्ट। तो आपकी टीम सिलेक्शन अजीबो गरीब आपने की है, एंड स्पिनर आपने नहीं खिलाया। नुमान खेलता था यहाँ पे केप टाउन में पिच देखते हुए, अगर वो केशव महराज से आप 38 ओवर आपने सलमान अली आगे से करा दिया पहली इनिंग्स में। बिल्कुल। सो मतलब बहुत सारे ब्लंडर्स आपने किए हैं आपके। मतलब अनफॉर्चुनेटली ऐसे लग रहा है कि जिसमें आप T20 क्रिकेट में इरेलेवेंट लगते हैं, वनडे में आपने 3-0 जीता है साउथ अफ्रीका से। अच्छे लड़के लग रहे आ गए हैं, साइम वगैरह की परफॉर्मेंस बहुत ही ब्रिलियंट थी, लेकिन टेस्ट मैचेस में भी अभी आप इरेलेवेंट हैं, काफ़ी इरेलेवेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो प्लेइंग 11 की आपने बात की, हम रावलपिंडी में खेले, हमने कोई स्पिनर नहीं खिलाया। हम साउथ अफ्रीका में खेल रहे हैं, हम कोई स्पिनर नहीं खिला रहे हैं। तो ये पाकिस्तान में हो या आप जनूबी अफ्रीका में हो, ये टीम सिलेक्शन प्लेइंग 11 का इंतखाब, हतमी खिलाड़ियों का 11 का इंतखाब, ये मसला क्यों है आपके ख्याल में? स्पिनर्स से क्या प्रॉब्लम है हमारी मैनेजमेंट को? देखें, एक तो ना हमने प्री कंसीव माइंडसेट्स बना लिए हुए। अगर आपको याद हो कि अजहर महमूद ने शायद कहा था वी डू नॉट हैव क्वालिटी स्पिनर्स। जब आप आए और फिर आपने मुल्तान में वो पंखे लगा के पिच बनाई और आप नुमान अली को और साजिद खान को लेके आए और उन्होंने कमाल ही कर दिया, लंबी बॉलिंग करके आपको टेस्ट मैच जिता दिए। तो एक तो परसेप्शंस हैं, दूसरा ये क्वालिटी ऑफ बॉलर्स हमारी, क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट बिल्कुल फारिग हो चुकी है। और हम जितना अभी मतलब आपको पता लगा कि कायद आज़म ट्रॉफी हुई है,
सियालकोट जीता और क्या क्वालिटी थी और कैसे था, वो ऐसे लगता है हम रन थ्रू द मोशंस करने की कोशिश करते हैं। तो आपकी क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स अब मॉडर्न क्रिकेट के साथ सिंक नहीं करते, ये हमें मान लेना चाहिए। और अब ऐसे नहीं हो सकेगा कि मैंने उधर से इसको बुला लिया, उस दराज में से ये निकाल लिया तो वो आपको मैच जिताएंगे। अब आपको, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत आगे चली गई है और अब तो कल से बातें शुरू हो गई हैं, परसों से, कि 2 टियर सिस्टम टेस्ट मैचेस में कर दिया है, Yes. पोलराइज कर दिया क्रिकेट को। दिस इज अनफॉर्चुनेट कि हम illusions में रह रहे हैं। अब मतलब आप ये सोचो कि एक तरफ आप इंडिया को रखो 2007 के बाद, और पाकिस्तान 1999 से लेके और 2025 तक 11 टूर्स किए हैं ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के, और 30 टेस्ट मैच ये खेले हैं, 29 हारा है और 1 जीता है, और कोई ड्रॉ नहीं किया। ड्रॉ नहीं कर सकते इन कंट्रीज में। तो दैट क्लियरली शोज कि आपकी टेक्निक, मेथड, एबिलिटी, स्किल सेट और गेम अवेयरनेस फारिग हो चुकी है। कैसे सही होगी? मतलब हम अगर ये सोच लें कि अच्छा जी ये तो सब खराब हो चुका है, क्योंकि जब आप फिटनेस की बात करते हैं डॉक, जैसे ही साजिद और नुमान को इमरजेंसी बेसिस पे टीम का हिस्सा बनाया गया, ये वो प्लेयर थे जिन्होंने हमारा फिटनेस टेस्ट, सो कॉल्ड फिटनेस टेस्ट पास नहीं किया था। जिन्होंने पास किया था वो तो 5वें दिन क्या दूसरे दिन के बाद ही उनकी कमर नहीं बेंड हो रही थी सही तरीके से। तो हम यहाँ भी गलत कर रहे हैं, हम इस फिटनेस को भी नहीं देखते, हमारा स्किल सेट भी उनसे कम है, हमारी गेम अवेयरनेस तो पता नहीं दिख रही होती है और एकदम से गायब हो जाती है गेम अवेयरनेस। बिल्कुल। देखिए सवेरा, इमरान, जो बहुत क्लियर चीज़ है ना, वो ये है कि अब आपको अपने पाथवेज डेवलप करने पड़ेंगे, और आपको टियर क्रिकेट जो है ना, जो अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है कि वहाँ पे आप मल्टी स्पोर्ट्स जो है उसकी इंटीग्रेशन करते हैं टेक्निक की। आपने देखा होगा ऑनरेड क्लासन जो है, उनकी एक गोल्फर स्विंग है, या वो टी शॉट मारते हैं, या जो हैं डेविड मिलर हैं, ये सारी दूसरी स्पोर्ट्स से उनने ली हुई हैं ये स्पोर्ट्स, और फिर परफेक्शन करते हैं, और वो सुपर स्पेशलिस्ट प्लेयर्स हैं। इसी तरह आपको AI जनरेटेड बायोमैकेनिक्स, किनेसियोलॉजी, रिहेबिलिटेशन, अब आपके स्पोर्ट्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट PCB में जो फोकस होना चाहिए, वो स्टेडियम बनाने से भी ज़्यादा वो होना चाहिए आपका मेडिकल पैनल, स्टेट ऑफ द आर्ट होना चाहिए, जहाँ पे इंजरी प्रिवेंशन होनी चाहिए। मजाक है मेडिकल पैनल जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अब मैं आपको बता दूं, ये जो सवेरा कह रही है वो मजाक ऐसे है कि मोहम्मद अली डेजी को आप खिलाते हैं, तीसरे दिन उसकी वो हाँफने लग जाता है, घुटने उसके जुड़ जाते हैं। Yes. आप खुरम शहजाद को खिलाते हैं, कभी एब्डोमिनल कोर इंजरी हो जाती है, और कभी अनफॉर्चुनेटली जो है वो तीसरे सेशन तक नहीं जा रहा होता। सिर्फ अब्बास, क्योंकि वो एक बहुत पुराना वो फिटनेस उसकी नेचुरल फिटनेस है, एथलेटिसिज्म है, तो वो लंबी बॉलिंग कर सकता है। मुझे बता दें बाकी कौन लंबी बॉलिंग कर सकता है? तो टेस्ट मैचेस अब लंबी बॉलिंग के बगैर, अब पहले दिन आपने 22-22 ओवर करवा दिए, ठीक है, क्योंकि आमिर जमाल ने, मैं सुपर स्पोर्ट्स पार्क की बात करूँ पहले टेस्ट की, ये फारिग हो गए आपके बॉलर्स, क्योंकि आमिर जमाल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आपने जिद में उसको खिलाया हुआ था। सो ये सारी चीज़ें जो है आपको रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। डोमेस्टिक क्रिकेट में ये जो बड़े नाम होते हैं ना, जब $18,000 और 50 लाख दे दिया और हमने फलाने ने ज्वाइन कर लिया, वो मेंटोरिंग करेगा, मुझे ये बताएं कि माँ सवाए सकलैन मुश्ताक के, क्योंकि आई कैन बेल हिम आउट कि वो हर जगह उसने काम किया हुआ, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, बांग्लादेश है, वेस्ट इंडीज है, इवन ऑस्ट्रेलियन अकेडमीज में भी गया है, न्यूजीलैंड में काम किया हुआ है। अदरवाइज जितना बड़ा नाम है, इनके सैम्पल साइज क्या है, इन्होंने कहाँ पे मेंटोरिंग या कोचिंग की है? अभी अब इंडिया के गले पड़ गया क्योंकि उसने कोचिंग नहीं की हुई थी, गौतम गंभीर ने, वो मेंटोर था। आप देख लें कि उनकी टीम, वही टीम तितर बितर होकर ऊपर खड़ी हो गई जो राहुल द्रविड़ के ज़माने में इनविंसिबल लगती थी। सो दैट क्लियरली शोज कि हम लोगों को अब रेलेवेंट लोगों को लाना पड़ेगा। मतलब डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि ये जो मेंटोर्स हैं, पाकिस्तान ने 5 जिनकी खिदमात हासिल की हैं, इनसे पाकिस्तान की क्रिकेट को अगर हम तवीलुल मुद्दती मंसूबों के तहत देखते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं हो सकता? यार मुझे बड़े क्लियरली बताएं, इनमें से कितने मेंटोर हैं जिनको ये पता है कि उन्होंने बायोमैकेनिकल असेसमेंट करनी और एडजस्टमेंट्स करवानी है, और उन्होंने जो है मशीन में जाके ये सारी चीज़ों को एनालाइज करके कोचेस को अवेयर करना है कि अब ये ट्रेनिंग मेथड होना चाहिए, नसीम शाह का ये होगा, शाहीन का ये होगा, हारिस का ये होगा, फलाने का ऐसा होगा। क्या इनमें से कोई आपको पता है कि ये कर सकता है? क्या इनमें से कोई ऐसा स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एक्सपर्ट है? मतलब मैं हैरान रह गया हूँ कि मैंने सुना है कि जी वो
साइम अयूब जो है वो बस फिट हो जाएंगे अगले 4-6 डॉक्टर हफ्ते। साइम की बात पे हम बिल्कुल आएंगे, वक्त ब्रेक का। साइम अयूब बड़ी गौर से सोचना चाहिए, क्योंकि जो जो हमारा प्लेयर अनफिट होकर जाता है, जब वो फिट होकर वापस आता है तो वो उस तरह का नहीं रहता जिस तरह वो फिटनेस के पहले था या इंजरी से पहले था। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पे भी बात करेंगे कि साइम अयूब को एटलीस्ट जल्दी नहीं करनी चाहिए। आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ इन कॉन्वर्जेशन विद डॉक्टर नुमान नियाज। और पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान के हवाले से हमारी डिस्कशन हुई, बट उस पूरे टाइम फ्रेम में एक बहुत बड़ा लॉस, हाँ सीरीज तो हमारे ये लॉस जरूर हुआ, मगर एक बहुत बड़ा लॉस, दैट इज साइम अयूब। साइम अयूब की इंजरी के हवाले से डॉक आपकी तरफ वापस आएंगे। और साइम अयूब की इंजरी जिस तरह अभी इस वक्त बताई जा रही है, ऑफिशियली इट इज सेट टू बी 6 वीक्स और 6 वीक, मगर कल उनके डॉक्टर से मुलाकात होगी और उसके बाद एक फाइनल कंफर्मेशन आएगी। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखें सवेरा, इसमें थोड़ा सा मेरे लिए तो ये बहुत मेरी फील्ड है, सो रेलेवेंट है। एक तो ये इंजरी हुई क्यों? ये हुई ऐसे कि प्रोबेबली उन्होंने नए स्पाइक्स पहने थे और हर ग्राउंड पे एक रिबाउंड होता है, तो शायद इनके नेल्स बड़े थे जिसकी वजह से ये बैलेंस नहीं कर सके, ट्विस्ट होके उस पर वेट आ गया। अच्छा, अब आपने जब एंकल इंजरी की बात की, ये 6 हफ्ते तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि शायद गला ख़राब है या फ्लू है तो एंटीबायोटिक दे के ये ठीक कर लेंगे, क्योंकि 2 किस्म की इंजरीज तो बहुत किस्म की होती हैं, जिसमें लिगामेंट होता है, जिसमें बोन इन्वॉल्व हो, अगर फ्रैक्चर हो वो होता है, टेंडन इन्वॉल्व हो वो होता है। एंकल एक मोबाइल और हाइपर मोबाइल जॉइंट है, जिस पे आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपका जो बॉडी वेट होता है उसका 4 to 6 टाइम्स नी लेता है। यानी 4 टाइम्स अगर आप चल रहे हो, 6 टाइम्स अगर आप एलिवेशन पे जा रहे हो, और 10 टाइम्स अगर आप भाग रहे हो, तो बॉडी वेट नीज पे डिस्ट्रीब्यूट होता है और वो इक्वली दोनों एंकल्स जो हैं वो फिर आपको बैलेंस करते हैं और वेट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और ये बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही ब्रिलियंट किस्म का बैट्समैन है, यंग है, एस्टैब्लिश हो चुका है, इसका फ्यूचर है। और ये पाकिस्तान का नहीं बल्कि ये एक बहुत अच्छा क्रिकेटर, बहुत ऊंचा क्रिकेटर बन सकता है। सो एट द एंड ऑफ द डे, अभी पहले तो मुझे जो खबर है वो ये है कि इनका एंकल शायद फ्रैक्चर है। और अगर फ्रैक्चर है तो इसमें पहले तो आपकी उस वक्त एक्यूट मैनेजमेंट होती है, वो जो आपने देख लिया उनको, वो उन्होंने कास्ट कर दिया था और इमोबिलाइज कर दिया था, पेन मैनेजमेंट होती है। फिर उसके बाद आप इनके स्कैन्स करके एग्जैक्ट डायग्नोसिस करते हैं, क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स जॉइंट होता है, क्योंकि इसमें लिगामेंट्स जो हैं वो ऐसे होते हैं जैसे इलास्टिक नहीं होता, उसमें बोन्स जोड़ा होता है क्योंकि इसकी मूवमेंट्स इसमें हर एंगल पे, हर एक्यूट एंगल पे होनी होती हैं, मूवमेंट्स होनी होती हैं। फिर इसके बाद रिहेबिलिटेशन की जो फेज़ आती है, अगर फ्रैक्चर है सर्जिकल इंटरवेंशन होनी है या नहीं होनी सर्जरी। उसके बावजूद आपकी फेज़ 1 एक्यूट फेज़ होती है जिसको 6 हफ्ते लगते हैं। उसके बाद आपकी अर्ली रिहेबिलिटेशन होती है, 6 से 12 हफ्ते की होती है वो, ठीक है जी। और उसके बाद आपकी जो फेज़ 3 होती है स्ट्रेंथनिंग एंड फंक्शनल रिहेबिलिटेशन, वो 3 से 6 माह की होती है। और फिर आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करते हैं और रिटर्न टू कंपेटिटिव प्ले होते हैं 6 से 9 माह में, 6 to 9 months अगर एंकल फ्रैक्चर हो। मतलब हमने तो पहले हफ्ते की कहानी सिर्फ सुना दी कि 6 हफ्ते बस। और अगर ये क्रॉनिक हो, हाँ, और इसकी वजह ये है कि अगर आप जल्दी लेके आ जाएंगे इनको, और अगर ये क्रॉनिक इंजरी हो गई तो आप इनका करियर जियोपर्डाइज कर देंगे। शहनशाह अफरीदी के नी का एग्जाम्पल आपके सामने है कि उनकी बॉलिंग डायनामिक्स और एक्शन ही चेंज हो गया बिकॉज उनकी रिहेबिलिटेशन ठीक नहीं थी। अच्छा, अगर ये सिर्फ फ्रैक्चर नहीं है और एंकल ट्विस्ट या लिगामेंट इंजरी है तो 6 से मतलब पहले 2 हफ्ते में तो आप रिहेबिलिटेशन स्टार्ट करते हैं, फिर सब एक्यूट फेज होती है जो कि 2 से 6 हफ्ते की होती है, ठीक है। उसमें आपके ये आप रिस्टोर करते हैं मूवमेंट्स को, वेट बेयरिंग शुरू करते हैं, स्ट्रेंथनिंग शुरू करते हैं। फिर फेज 3 होती है फंक्शनल रिहेबिलिटेशन, एनहांसिंग द स्ट्रेंथ, जो 6 से 10 हफ्ते की होती है। ये हम बात करें कि सिर्फ लिगामेंट इंजर्ड हो। और फेज 4 होती है एडवांस रिहेबिलिटेशन, जो 10 से 12 हफ्ते की होती है। तो इसमें भी 3 महीने लग जाएंगे और रिटर्न टू प्ले 12 से 16 हफ्ते होता है। डॉक्टर साहब, एक और बात है कि जैसे ये सारी आपने उसके मुख्तलिफ मराहल बताए हैं कि अगर ये हो तो इस तरह, अगर हमें ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, तो इतना इतना वक्त वो खेल के मैदानों से दूर रह सकते हैं, लेकिन वो गए हैं इंग्लैंड। क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान में ऐसी कोई सहूलत मौजूद नहीं है? 24 करोड़ का मुल्क है पाकिस्तान की, 1952 से 2025 तक की क्रिकेट की हिस्ट्री है।
यहाँ पर दुनिया के बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स बैटर्स अनफिट हुए, फिट हुए, इंटरनेशनल क्रिकेट खेली। तो आज क्या पाकिस्तान के पास ये भी चीज़ें हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेंगी और अपने खिलाड़ी एक्सपोर्ट करना पड़ेंगे? वहाँ पर दरामदात और बरामदात का मामला है। आपने इतनी खूबसूरत बात की है, यही मैं चीख चीख के गला ख़राब हो गया मेरा, कि आपके पास शायद ऑर्थोपेडिक सर्जन वन ऑफ द फाइनेस्ट होंगे दुनिया में जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन जब स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेशन और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की बात आती है तो वहाँ पे आपके पास कुछ नहीं है, क्योंकि आपने कोई बनाया ही नहीं हुआ। ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक वाइट एलिफेंट है जहाँ पे डिप्लोमा होल्डर्स जो हैं वो आपका मेडिकल पैनल चलाते हैं, मेरे फिजियोलॉजिस्ट होना चाहिए, रिहेबिलिटेशनिस्ट जो हैं वो डिफरेंट काइंड के होते हैं, स्पोर्ट्स मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं, इंटीग्रेटेड टीम्स होती हैं मल्टी डिसिप्लिनरी जो कि ऑर्थोपेडिक के साथ चल रही होती हैं। तो इस वजह से आपने उसको इंग्लैंड भेजा है और शायद बेहतर किया है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये वाली रिहेबिलिटेशन वाली फैसिलिटी आपने देख लिया कि आपके प्लेयर्स के साथ क्या होता है। अभी तक तो बेहतर किया है कि इंग्लैंड भेजा है, मगर कितनी जल्दी वापस घसीटने की कोशिश की जाएगी या वापस सिस्टम में लाने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि आपने जिस तरह शाहीन का कहा, शाहीन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये था कि उनको वर्ल्ड T20 के लिए, T20 वर्ल्ड कप के लिए इतनी जल्दी पुश किया दैट ऑलमोस्ट 70% फिट शाहीन को खिला के, और उसके बाद से शाहीन अभी तक अपने रिदम को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारी, हाँ जी, आपने भी रिदम की बात की, इसमें मैं ऐड कर दूं शाहीन का केस ऑफ सेल्फ इन्फेक्शन बन गया कि वो अपने नी को थोड़ा बाहर निकालता है, उसकी अंदर आने वाली गेंद जो है वो ख़त्म हो गई, क्योंकि उसने नी को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में, वेट बेयरिंग के चक्कर में, और उसने हाइपरप्रोफाइल कर लिया अपने आर्म्स को, क्योंकि उसकी लेग्स लंबी हैं, वो बैलेंस नहीं है, तो उसकी लीवर को सपोर्ट करने की कोशिश करता है, तो वो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट पे जिस वक्त उसका फुट प्लांट होता है उसकी बॉडी जो है वो एंगल्ड होती है, जिसकी वजह से गेंद अंदर नहीं आता, रिस्ट लॉकिंग उस तरह नहीं होती। तो ये फर्क आते हैं जब आप प्रॉपरली रिहैबिलिटेट ना हो। नो बट डॉक, एक चीज मैं जरूर जानना चाहती हूँ, हम रिहैबिलिटेशन से समझते हैं कि जस्ट फिजिकल एंड मेडिकल रिहैब होता है, बट साथ साथ जो मेंटल रिहैब है, आपको लगता है कि वहां भी कोताही हो गई? शाहीन डरते हैं अपनी उस घुटने पे अब वजन देते हुए? देखें, एक तो अनफॉर्चुनेटली जिस तरह के हमारे इनसिक्योर सिस्टम्स हैं कि शाहीन या बाबर या कोई भी सिक्योर नहीं होती उसकी पोजीशन, रिगार्डलेस वो कितना बड़ा जॉइंट क्यों ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ अदर देन मेरिट बहुत कुछ और भी चल रहा होता है, जहाँ पे हमने प्लेयर पावर को कैसे तोड़ना है, मैनेजमेंट ने कैसे करना है। हाँ, सो अनफॉर्चुनेटली एक तो वो प्रेशर, फिर आपने कांस्टेंट जो खेलने का एक प्रेशर है वो साइकोलॉजिकल, आपके ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट क्यों होते हैं? मतलब वन फाइन मॉर्निंग माइकल क्लार्क उठता है और कहता है मैं नहीं यार, बट दैट्स इट, अब मैं नहीं खेलूँ। कुमार संगकारा कहता है नहीं यार अब मैं थक गया, मैं नहीं खेलूँगा। ब्रायन लारा कहता है मेरा दिल नहीं लग रहा। ये क्या है? ये फिनोमिनल मॉड्यूल्स हैं जहाँ पे मेंटली सैचुरेट हो जाते हैं। अभी विराट कोहली जैसा बंदा, उसकी आप हालत देखें कि वो 8 में से 7 दफ़ा स्लिप और कॉट बिहाइंड हो गया, और वो टेक्निकल अपना ही उसका जो बेस्ट स्टांस होता था डायनामिक और स्टैटिक बैलेंस का, वो ख़त्म करके उसने बैट एक्टिवेट किया हुआ है और वो खेलने चले जाता है और वो स्लिप मार देता है। विराट कोहली एन आइकॉन, सो दैट इज हिज इंटरनल प्रॉब्लम, नॉट द एक्सटर्नल प्रॉब्लम, दैट्स हेयर। यही बाबर के साथ हुआ कि वही बाबर आजम था ना जो ऐसे फ्लैम्बॉयंटली खेलता था। जब एक्सटर्नल फोकस हटा, इंटरनल प्रॉब्लम नॉट द एक्सटर्नल प्रॉब्लम। और ये इंटरनल प्रॉब्लम क्या करती है, जब आप डीफोकस होते हैं तो आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन आपका जो है वो सही नहीं रहता, और जिसकी वजह से आप फिर टेक्निकल ब्रीचेस आना शुरू हो जाते हैं आप में, जो कि आपके नहीं होते। तो ये चीज़ें सारी आई होप कि साइम को ख़राब ना करें। ये 6 हफ्ते की कहानी नहीं है, ये लंबी कहानी है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम शुरू में जिक्र कर रहे थे शान मसूद की कप्तानी का, और जब उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, तो आगे लिख दिया गया कि अगर ये कप्तान होंगे तो पाकिस्तान टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा रहेंगे। आपको लगता है कि ये 145 रन की इनिंग्स ने उन्हें कुछ एक उनके लिए उनकी ज़ाती हैसियत में ताज़ा हवा का झोंका साबित हुई है, या फिर उनके अंधेरे हैं आगे वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ के लिए? यार आप दोनों बहुत शरारती हैं, आप ऐसे सवाल करते हैं। एक तो हम 100% श्योर कि वो जो लिस्ट आई थी ना, वो उनकी इंटरनल लिस्ट थी जो कि पब्लिक नहीं होनी थी, वो जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की, क्योंकि नुमान के आगे भी लिखा हुआ था सब्जेक्ट टू फिटनेस, इसके आगे लिखा हुआ था सब्जेक्ट टू कैप्टनसी। अच्छा,
अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैं समझता हूँ कि सेकेंड इनिंग्स में जो 205 की पार्टनरशिप हुई और बुनियाद हिली आपकी, एक आप बहुत स्ट्रांग हो गए थे और 478 सेकेंड इनिंग में करना बड़ी बात है। वहाँ पे बाबर ने बड़ा इररिस्पॉन्सिबल शॉट खेल के आउट हुआ। वाई? इतनी फ्लैट पिच थी, ना गेंद सीम हो रहा था, ना स्विंग हो रहा था, ना महराज से गेंद गिर रहा था। हाँ। और वहां पे जैसे बैट्समैन को 81 नहीं 181 करना चाहिए था और रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइम गुजार के अगले दिन आता। शान को बेनिफिट ये हुआ, लो बाउंस था और जहां पे ना गेंद हिला ना कुछ, उसने रन्स किए हैं। ही इज बैक इन फॉर्म। बट शान मसूद एज ए टेस्ट मैच बैट्समैन एंड शान मसूद एज ए टेस्ट मैच कैप्टन, वो डिफरेंट चीजें हैं। शान इज ए फेल्ड कैप्टन, लेट अस बी वेरी वेरी क्लियर। बहुत अच्छा है, बहुत एजुकेटेड है, बड़ा अच्छा बोलता है, जो भी है एक्सप्रेशन अच्छा है, सेल्फिश नहीं है, टीम के लिए खेलना चाहता है। बट टैक्टिकली एंड स्ट्रेटेजिकली उसकी कैप्टनसी मेरी समझ से बाहर है। और अगर मेरी समझ से बाहर है तो मैं तो यार बहुत थोड़ी क्रिकेट खेला हूँ, तो आप खुद सोच लो कि वो क्या कप्तानी होगी जो क्लब लेवल पे भी नहीं होती। सो आई पर्सनली फील कप्तानी से हटना जो है वो शायद अब ज़रूरी हो जाएगा। 10 में से 8 टेस्ट मैच अगर आप हार चुके हैं और आप एक्सपोज हो चुके हैं एज ए कैप्टन, बट एज ए बैट्समैन शायद उनको आप एक लाइफ लाइन दे दें, क्योंकि अब साइन हो गया और लेट्स सी। अच्छा डॉक्टर साहब, कप्तानी- एक और बड़ी ये अफसोसनाक है, दिलचस्प तो नहीं है, क्योंकि जब हम बात कप्तानी के हवाले से करते हैं, यही वो बातें थी कि बर वक्त फैसले नहीं करते, गेंदबाजों का अच्छा इस्तेमाल नहीं करते, फील्डर्स आपने अच्छे लगाए नहीं होते हैं। ये इससे पहले बाबर के बारे में भी होती रही हैं, रिजवान के बारे में भी इस दौरे पे ऑस्ट्रेलिया से लेकर साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, उनके बारे में भी हुई हैं। तो ये किस चीज़ की कमी है पाकिस्तान के खिलाड़ियों में जो कप्तानी करते हैं कि इनको पता ही नहीं चलता? देखिए एक चीज तो मैं क्लियर कर दूं, आपने 3 नाम लिए, उनमें रिजवान इज द बेस्ट इस वक्त। इन 3 नामों में मैं कह रहा हूँ, ये नहीं मैं कह रहा कि पाकिस्तान में कहीं बेस्ट हो गया वो। आपका प्रॉब्लम ये है कि आप बाबर आजम का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इवन क्लब लेवल की कप्तानी का। अंडर 19 किया हुआ था शायद पाकिस्तान अंडर 19, आपने उसको क्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स कप्तान बना दिया, नंबर 1। सो आप अप्रेंटिस नहीं डेवलप करते, आप डोमेस्टिक टीम्स में कप्तान डेवलप नहीं करते, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते, आप गेम अवेयरनेस उनकी स्किल सेट को के अलावा गेम अवेयरनेस को डेवलप नहीं करते। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इंटेग्रल। आप देखोगे कि जो माइकल एथरटन था वो अंडर 19 में फ्यूचर इंग्लैंड कैप्टन था, जो केन विलियमसन था वो अंडर 19 में कप्तान था कि वो फ्यूचर न्यूजीलैंड कैप्टन होएगा, क्योंकि वो डेवलप करते हैं कप्तानों को। कप्तानी एक स्पेशलाइज्ड जॉब है, उसमें 2 हिस्से होते हैं, एक लीडरशिप होती है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन और मैन मैनेजमेंट आती है, और एक टेक्निकल और स्ट्रेटेजिक जो है वो अवेयरनेस होती है। सो आपने कप्तान डेवलप नहीं किए। इन तीनों में रिजवान बेहतर है, ये बाकी दोनों फारे हैं। मुझे लगता ठीक है जो ले- डेवलपमेंट का काम था ये सरफराज तक हुआ और उसके बाद फिर हम Yes, भूल गए कि yes. हमें कैप्टन्स को डेवलप भी करना होता है। जैसे हमने Absolutely. चैंपियंस कप T20 में देखा कि कैप्टन कर रहे हैं इफ्तिखार अहमद फॉर अ T20 साइड, कैप्टन कर रहे हैं इमामुल हक फॉर अ T20 साइड, कैप्टन कर रहे हैं उमर अमीन फॉर अ T20 साइड, जिनका आगे हमें पाकिस्तान में T20 में फ्यूचर भी नहीं दिखता। बट डॉक, कमिंग बैक टू दैट डिस्कशन, ऑब्वियसली शान ऑन पेपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इतनी गेम अवेयरनेस दिखाते हैं जो गेम अवेयरनेस एज अ कैप्टन फील्ड पे नहीं दिखती। बट साइम अयूब, यस, साइम अयूब की जो अब मौजूदगी नहीं होगी, अदर मौजूदगी में चैंपियंस ट्रॉफी एक इवेंट जो कि हमारी घर, और जिस तरह साइम अयूब ने ओपनिंग पे स्पार्क दिखाया था, जिस तरह बैटिंग की थी, हु वुड बी योर नेक्स्ट चॉइस फॉर द ओडीआई फॉर्मेट? देखिए ये बहुत बड़ा सेटबैक है हाँ। सब का ना होना। नॉट ओनली दैट ही वाज इन द रन्स, हिज एटीट्यूड, एंड ही इज प्रोबेबली द ओनली वन जो मॉडर्न क्रिकेट खेल रहा है ट्रू। और जिसमें एक सेल्फ बिलीफ है। आई थिंक फ़खर जमान हैज़ टू कम, और शायद बाबर को ओपन करना पड़ेगा विद फ़खर जमान। अब्दुल्ला शफीक को अभी बहुत मैं ये कहूँ कि वनडेज और T20 से तो बहुत दूर रखें, क्योंकि इस कॉन्फिडेंस इज़ एट द लोएस्ट एब। लेकिन शायद हम ये सोचेंगे नहीं, क्योंकि हमने ये जो शाहीन की अनाउंसमेंट की है उसमें इमाम को कप्तान कर दिया कि इमाम को ले आएंगे अगर अवेलेबल नहीं है साइन फॉर द 2 टेस्ट मैचेस अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। बट आई फील कि अब्दुल्ला शफीक को टेस्ट मैच खिलाने चाहिए, आप ऐसे डिस्कार्ड नहीं कर सकते। ठीक है कि वो बिल्कुल फारिग हुआ हुआ है, ना उसका सेल्फ बिलीफ है ना कॉन्फिडेंस है, टेक्निकल ब्रीचेस आए हुए हैं, रन्स नहीं कर पाया, बैक 3-0 कर दिए वनडे में, बट यू कैन नॉट डिस्कार्ड हिम, गिव हिम एन अनदर अपॉर्चुनिटी।
ताकि वो थोड़ा सा रिहेबिलिटेट हो। आई पर्सनली फील कि आपको फ़खर जमान और बाबर के साथ ओपन करना पड़ेगा, और शायद लोगों को नहीं समझ आएगी, बट मैं साउथ शकील को वनडे टीम में डालूंगा। ठीक है कि जो यहाँ की जो कंडीशंस हैं वहाँ पे कमरान गुलाम आपके पास है मिडल ऑर्डर, लेकिन यू नीड अनदर बैट्समैन जो कि रोटेट कर सके। 50 ओवर खेलने हैं आप लोग, और जो 15 ओवर से आपकी 35 ओवर की गेम होती है, दैट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, चाहे बॉलिंग टीम के लिए चाहे बैटिंग के लिए, जहाँ पे आपने ऑलमोस्ट मिनी टेस्ट मैच क्रिकेट खेलनी होती है। सो यू नीड कन्वेंशनल बैट्समैन। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने अब्दुल्ला का जिक्र किया है कि उसको खिलाने चाहिए, इतनी ज़्यादा नाकामियों के बाद भी आपके ख्याल में टेस्ट मैच, हाँ टेस्ट मैचेस, आपके ख्याल में गलती कहाँ पर हो रही है, और उसको आप क्यों और मैच खिलाना चाहेंगे कि इतनी ज़्यादा नाकामियाँ जबकि हो चुकी हैं? एक क्या उसकी टेस्ट मैचेस में इतनी नाकामियाँ थी, अभी उसने 100 किया था इंग्लैंड के अगेंस्ट मुल्तान में। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि क्या आपने एनालाइज किया कि उसके मसाइल क्या हैं। ये वही लड़का ना जो फास्टेस्ट 1000 करने जा रहा था जब इसने टेस्ट मैच डेब्यू किया। प्रॉब्लम ये है कि वो इतनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेला हुआ था, सीधी सी बात। जब तक आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रगड़ा लगा के नहीं आते, और जब आप वर्कआउट हो जाते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्योंकि आजकल रियल टाइम डाटा यूज़ होता है, हम करें या ना करें, इंटरनेशनल टीम्स करती हैं, फिर वो मैचअप्स करती हैं, फिर वो एनालिसिस करती हैं। हमारे यहाँ तो डाटा एनालिस्ट जो है, डाटा साइंटिस्ट और स्टैटिस्टिशियन में फ़र्क नहीं पता लोगों को, जो कि इन पोजीशंस पे आ जाते हैं। सो इस पे यहाँ पे आपका फेलियर नज़र आता है, आपकी कोचिंग का, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का, कि वो लड़का जिसने दुनिया को आगे लगाया, फास्टेस्ट 1000 करने जा रहा है, टेस्ट डबल 100 है, उसके 4 या 500 हो गए हैं टेस्ट मैचेस में, वो अगर इस साल में पहुँचा है तो वो क्यों पहुँचा है? ठीक है। सो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ ये होता है कि वेस्ट इंडीज़ के केस में इसलिए कह रहा था उसको ट्राई करना चाहिए। आई एम नॉट अगेंस्ट इमाम, वो रन्स करके आ रहा है, और इमाम शायद गलत बाहर हुआ था एक टाइम पे, बट आप उसको लेके अगर आ रहे हैं, बट इस लड़के को फिर ख़त्म हो जाएगा ये वनडेज में, वाइट बॉल में परफॉर्म नहीं किया हुआ, टेस्ट मैचेस में आप इसको रेस्ट करा देंगे, एंड देन यू विल लूज अ स्टॉक, जो कि शायद अगर थोड़ी आप उसके साथ ट्वीकिंग करें, यही जो नाम हम ले रहे थे क्रिकेटर्स के जो मेन स्ट्रीम में नहीं होते, और वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट वी हैव नथिंग टू लूज। मतलब हम तो ना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में कहीं आसपास हैं, तो व्हाई नॉट जस्ट गिव हिम अनदर चांस, और घर पे वापस कॉन्फिडेंस देना एक अलग बात होती है। बट डॉक, जिस तरह आपने जिस तरह साइम की आपने बात की, आपने कहा कि आपके लिए ऑप्शन है फखर एंड बाबर और फखर आपके लिए ओपन करें। लोग क्या सोचते हैं, लोगों का क्या मानना है? साइम अयूब अगर चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं होते तो कौन ओपन करेगा? आपको दिखाते हो, सुनाते हैं। अब्दुल्ला शफीक को करनी चाहिए, उसकी तकनीक भी अच्छी है, वो खेलता भी अच्छा है। यार देखा जाए तो इमामुल हक को करनी चाहिए, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम चैंपियन ट्रॉफी जीतेंगे। पहली चॉइस वैसे बाबर आजम ही है मेरे मुताबिक, तो वो बाबर आजम और रिजवान भी आ सकते हैं। अगर तो वो चैंपियन ट्रॉफी तक रिकवर नहीं करते तो रिजवान और बाबर की जोड़ी बड़ी अच्छी लग सकती है, और अगर इमामुल हक को भी चांस दिया जाए तो वो भी बुरा नहीं है। मेरे ख्याल से तो फखर जमान को करनी चाहिए। बाबर और फखर जमान की बहुत अच्छी जोड़ी है। अब्दुल्ला शफीक में भी उसने बड़ी यानी टैलेंट है ऐसा, क्योंकि इमामुल हक जिसने पता वो उसना नहीं। सैम अयूब हमारा आपको पता है काफ़ी अच्छा ओपनर है, लेकिन अगर वो इंजर्ड रहा है चैंपियंस ट्रॉफी तक, तो उसके लिए जो हमारा जो बेहतरीन ओपनर है वो फखर जमान ही है। इमामुल हक से बेहतर अब्दुल्ला शफीक ठीक है। फिर अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम ये एक नए ओपनिंग पेयर के साथ जाएंगे तो आप एक ख्याल ये है कि जैसे बाबर और फ़खर करें, तो फिर मिडल ऑर्डर में अगर नंबर 3 पर बाबर आते हैं तो एक स्टेबिलिटी वाला आंसर तो आता है कि बाबर अगर नंबर 3 पर आ रहे हैं तो उसकी सराउंडिंग में घूम सकते हैं हम। लेकिन अगर बाबर ओपन आते हैं तो फिर नंबर 3 पे हमें किसी और को ट्राई करने पड़ेगा, तो दो चीज़ें हिल जाएंगी अपनी जगह से। नहीं, मैंने अभी आपको कहा कि इन कंडीशंस में कमरान गुलाम बहुत अच्छा होगा अगर वो 3 पे खेले। अच्छा, ही कैन स्कोर रन्स तेज। तभी मैंने साउथ का जिक्र किया कि आपको बीच में लाना पड़ेगा। ठीक है, और आपके पास फिर रिजवान भी होगा, आपके पास सलमान अली आगा भी होगा, तो आपकी कोर बन जाती है। लेकिन आपको एक ऑलराउंडर चाहिए होगा, और अगर आमिर जमाल बॉलिंग फिट नहीं है तो लेट्स नॉट इवन स्पॉइल हिम, वो ठीक ठाक क्रिकेटर है। तो आई डोंट नो कि मुझे अभी ये नहीं पता कि शादाब खान के क्या हालात रहे ले लेना चाहिए। वैसे उनको काफ़ी बातें सुनने को मिली डॉक्टर साहब, शादाब खान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सीधा एक
ये रीज़न देखिए, अभी आपने लॉजिकल अगर आप बात करें ना, अगर ये रीज़न हो, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादती हो गई है कि वो बाहर हैं, ही कुड नॉट परफॉर्म, तो वो बाहर हुए थे, लेकिन वो ट्रॉफी भी खेले और वाइट बॉल भी खेले। तो अगर आमिर जमाल उस तरह फिट नहीं है, फिर शादाब आपका आना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस भी है, बॉलिंग भी कर लेगा। वाइट बॉल की हम बात कर रहे हैं ना, गो के वो T20s में बहुत बेहतर है एज कम्पेयर टू वनडेज। या फिर आपने लड़के खिलाए ही नहीं, ये जो अल्फाज में था या इस तरह के लड़के जिनको फिर आप खिलाते, ये जानते हुए कि आपने इनको आगे अपॉर्चुनिटी देनी, क्योंकि आपके पास एक नंबर पे प्रॉब्लम आएगा और वो ऑलराउंडर का प्रॉब्लम है। बिल्कुल, एक्सपोजर हम जाहिर सी बातें देते नहीं है, बेंच पे जो लड़के होते हैं उनको डेवलप नहीं करते, गेम टाइम उस तरह नहीं देते। बट डॉग थैंक यू, थैंक्स अ लॉट आपके टाइम का। जाते जाते आपको ये बता दूं, जो 2 लड़के खेले थे ना पाकिस्तान जिम्बाब्वे में, वो जब पाकिस्तान पहुंचे उनको डोमेस्टिक टीम ने ड्रॉप कर दिया था। ये बड़े बड़े कमाल हैं हमारे। खैर, आपके साथ एक पूरा दूसरा एक सेशन लगाना पड़ेगा जोर का जोड़ का, जहां पे हम डोमेस्टिक के हालात की बात करें, जहां चैंपियंस ट्रॉफी को, चैंपियंस कप को प्रेफरेंस दी जाती है कायदे आजम ट्रॉफी के ऊपर। खैर, इसी के साथ जोर का जोड़ का वक्त खत्म हुआ। सवेरा पाशा और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।